गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सिविक स्टार्ट करेंगे जिसका फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ये चैप्टर के दो लेक्चर हैं जिसका फर्स्ट लेक्चर आपके सामने है। चैप्टर का जो नाम है व्हाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है डेमोक्रेसी के जितने सारे फीचर्स होते हैं, कौन सी कंट्री की गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोल सकती है, नहीं बोल सकते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का कंपैरिजन उन कंट्री के साथ करना है जहाँ पे उसके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण तो पाए जाते हैं बट वो टोटली डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं उसको। तो लेट्स बिगिन। डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी एक ऐसे गवर्नमेंट का फॉर्म होता है, एक गवर्नमेंट का एक ऐसा रूप होता है जहाँ के रूलर्स, जो रूल करने वाले लोग हैं, उनका जो इलेक्शन किया जाता है पीपुल्स के द्वारा। डेमोक्रेसी में एक ऐसे गवर्नमेंट के फॉर्मेट होते हैं जहाँ के रूलर रूलर मीन्स वो प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं, प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं। उनका जो इलेक्शन है वो इलेक्शन चुनने का जो राइट होता है किसके पास हो, अगर पीपुल्स के पास हो, तो वो जो गवर्नमेंट का फॉर्म होता है उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। दो तीन कंट्री का एग्जांपल लेते हैं। क्या उनको डेमोक्रेटिक कंट्री बोल सकते हैं? कंट्री है म्यांमार जो इंडिया के ईस्ट साइड में पड़ता है, यहाँ पे आर्मी रूल करती है। आर्मी जिसका काम होता है देश को सुरक्षा प्रदान करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। लेकिन वो जो आर्मी जो है म्यांमार में रूल करती है। चिली एक कंट्री है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, वहाँ पे डायरेक्टर पिकनॉट होते हैं। जैसे कि आर्मी के जो हेड होते हैं, हमारे वहाँ को क्या बोलते हैं, कमांडर बोलते हैं, ब्रिगेडियर बोलते हैं, वैसे डायरेक्टर पिकनॉट होते हैं, वहाँ के आर्मी के हेड को बोलते हैं। तो चिली में वहाँ के जो आर्मी के कमांडर जिनको डायरेक्टर पिकनॉट बोलते हैं उनका रूल चलता है। या घाना एक कंट्री है, फिर से लैटिन अमेरिका का अफ्रीका का एक कंट्री है घाना। इस घाना में एन क्रुमाह का रूल चलता है। एक व्यक्ति होते हैं, एक पद होता है जिसको बोलते हैं एन क्रुमा, उनका रूल चलता है घाना में। ये तीनों के तीनों कंट्री कौन कौन? म्यांमार जहाँ आर्मी का रूल चलता है, चिली जहाँ डायरेक्टर पिकनॉट का रूल चलता है, और घाना जहाँ पे एन क्रुमाह का रूल चलता है। इन तीनों की तीनों कंट्री को हम गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहाँ के जो रूलर्स हैं इनको किसके द्वारा नहीं चुना जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा, पीपल्स के द्वारा नहीं चुना, जनरल पब्लिक रहती है उस कंट्री के अंदर में, उनके द्वारा नहीं चुना जाता है। ये उन लोगों के द्वारा नहीं चुने जा सकते हैं। दूसरा तरीका, कुछ हार्डिटरी किंग्स होते हैं। हार्डिटरी किंग्स का मतलब एक राजा है, उनका जो बेटा हुआ अगला राजा बनेगा, फिर उसका बेटा हुआ अगला राजा बनेगा। तो जैसे एक कंट्री है नेपाल और सऊदी अरबिया। नेपाल और सऊदी अरबिया में वहाँ पे चलता है मोनार्की। मोनार्की का मतलब, मोनार्की भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही होता है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होता है, जिसमें जो कंट्री के हेड होते हैं, रूलर होते हैं, वो क्या किंग होते हैं। और वो किंग कौन से बेसिस पे होते हैं? हार्डिटरी बेसिस पे। तो उस वहाँ पे भी जो है इलेक्शन नहीं होते हैं। तो नेपाल और सऊदी अरबिया दो ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे किंग जो होते हैं, राजा होते हैं, वो कंट्री को हेड करते हैं। तो इसलिए इन दोनों कंट्री को भी हम डेमोक्रेटिक रूल नहीं बोल सकते। और ये कौन सी बड़े बड़े खानदान में, नोबल फैमिली में पैदा होते हैं और ये बन जाते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री यानी डेमोक्रेटिक फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट का दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये होता है कि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग है, फाइनल डिसीजन मेकिंग वो किसके पास होना चाहिए? वो होना चाहिए उन लोगों के पास जिनको चुना है गवर्नमेंट ने, जिनको चुना है पब्लिक ने, लोगों ने चुना है, उनके पास होना चाहिए। कंट्री में अभी एक उदाहरण लेते हैं किसका, अपने इंडिया का। कंट्री में लॉकडाउन लगाना है कि नहीं लगाना है, ये निर्णय कौन लेता है? ये निर्णय लेता है, किसने लिया था ये निर्णय? ये लिया था पीएम ने हमारे। और जो पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका इलेक्शन किसके द्वारा किया गया था? लोगों के द्वारा लिया गया था। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री के फीचर्स को फॉलो करता है। क्या दूसरे कंट्री भी ऐसा करते हैं? उदाहरण लेते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे, अभी हैं नहीं, थे, जिनका नाम था प्रेसिडेंट मुशर्रफ, इनके पास ये पावर होती है। जो भी कंट्री होते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के जितने भी प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास बस दो चीज़ की पावर है। वो क्या कर सकते हैं कि नेशनल और जो स्टेट असेंबलीज है उसको वो डिसमिस कर सकते हैं। डिसमिस का मतलब होता है रद्द कर सकते हैं। कि जैसे 5 साल हो गए या 6 साल हो गए गवर्नमेंट काम कर रहे थे, जब उनका मन किया कि बोल देंगे यहाँ से जो पार्लियामेंट जो है डिसमिस होता है।
तो नेशनल यानी सेंट्रल लेवल का और स्टेट का मतलब जितने राज्य हैं पाकिस्तान में उनकी असेंबली को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल पावर होती है कि प्रेसिडेंट के मन में आया कि चलो डिसमिस कर देते हैं, तो इनके विचार में आया कर देते हैं, लेकिन ये क्या है, इनके पास ये फाइनल पावर होती है? नहीं। ये फाइनल पावर जो होती है वहाँ की आर्मी के पास होती है। आर्मी के जनरल, जो आर्मी होती है, किस आर्मी की जो वहाँ की जो आर्मी होती है, आर्मी के जो जनरल होते हैं, आर्मी का जो हेड होता है उसको जनरल बोलते हैं। वो डिसीजन यही लेते हैं कि अदर कंट्री के साथ हमारा रिलेशंस कैसा होना चाहिए, कंट्री में चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो क्या पाकिस्तान को हम डेमोक्रेटिक कंट्री बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो पावर है, डिसीजन मेकिंग उन लोगों के पास नहीं है, उन लोगों के उस व्यक्ति के पास नहीं है, उस संस्था ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है जिसको किसके द्वारा चुना गया है, पीपुल्स के द्वारा। आर्मी को पीपुल्स थोड़े ना वोट दे के चुनते हैं, वो तो एग्जाम्स के द्वारा पास करके वहाँ पहुँचते हैं। तो आर्मी डिसीजंस क्यों लेगी? तो इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्री के दूसरे फीचर्स को फॉलो नहीं करती है। तीसरा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का या डेमोक्रेटिक सोसाइटी या डेमोक्रेटिक कंट्री का ये होता है कि वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। फ्री का मतलब स्वतंत्र, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, और फेयर का मतलब साफ सुथरा, किसी के साथ कुछ भी जो है, चाहे वो क्या कह सकते हैं उसको, किसी के साथ भी चीटिंग नहीं करनी है, किसी किसी के साथ भी चीटिंग नहीं करनी है। तो हमेशा डेमोक्रेटिक कंट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन किस पे? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना चाहिए। जो भी पावर में है अभी, जो भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इसका मतलब क्या हो गया कि मान लिया कि इस बार हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया, वो पॉलिटिकल पार्टी जीत गया। जैसे इंडिया की बात करते हैं, कांग्रेस से बनती है बीजेपी। तो अभी जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, तो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो हो सकता है कि जब 5 साल का इनका टेन्योर कंप्लीट हो, फिर से लोग वोट दें, तो बहुत ज़्यादा चांस है किसका? वो हार सकते हैं। वो जीत भी सकते हैं, वो हार भी सकते हैं। तो जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, लोगों के पास ये राइट हो, लोगों के पास ये राइट हो कि मैं वोट दे रहा हूँ, जिसको चाहूँ जिता दूँ, जिसको चाहूँ हरा दूँ। तो अगर ऐसा कहीं कंडीशंस बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो यानी डेमोक्रेसी में जो थर्ड क्राइटेरिया वो क्या होनी चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं किसका? चाइना का। चाइना में इलेक्शन तो होता है, लेकिन किसके लिए? वहाँ की पार्लियामेंट के लिए। पार्लियामेंट में कौन लोग पहुंचते हैं? पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, राजनीतिक पार्टियां होती हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ते हैं, वो जो जीतेगा पार्लियामेंट में जाके। लेकिन चाइना में क्या कंडीशन है? चाइना में ये है कि वहाँ एक ही बहुत बड़ी पार्टी जिसको बोलते हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और इसके छोटे छोटे सपोर्टर पार्टी भी हैं, छोटे छोटे 8 हैं। उनको स्मॉल एलाइज बोलते हैं, यानी गठबंधन बना के उनके साथ गवर्नमेंट में रहती हैं। तो ये भी इसी पार्टी को सपोर्ट करती हैं। अब एक बात बताइए, जब भी इलेक्शन होगा तो लोगों के पास किसको वोट देंगे? या तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को वोट देंगे, यानी तो 8 एलाइज पार्टी को वोट देंगे, 9 लोगों को वोट देंगे। और 9 के जितने भी 9 पार्टियां हैं अपने आप में मिली हुई हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ पे फ्री इलेक्शन हुआ कहाँ? हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बनता है कि हम किसी विपक्ष वाले को, अपोजिशंस वालों को चुन सके। हम चुन उन्हीं को रहे हैं जो अपने में दोस्त हैं। तो इसका मतलब जिसको हमारी मजबूरी बन जाती है कि इन्हीं लोगों को ही वोट करना। अब ये लोग वोट लेके जाएंगे और कहाँ जाएंगे? पार्लियामेंट में। तो क्या यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं, चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल लेते हैं मैक्सिको का। चाइना जो है पाकिस्तान के नॉर्थ साइड में पड़ता है। मैक्सिको कहाँ है? मैक्सिको जो है नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे यूएसए के साउथ में पड़ता है। एटलस आप रखे रहिए, जो जो कंट्री आ रही हैं उनको आप एटलस में ढूंढिए, या जो मैं इनको डिनोट कर रहा हूँ कि ये कंट्री हैं उनको फाइंड आउट करिए, और ट्राई करिए कितने कंट्रीज का मैप जो है आप अपने नोट्स में जरूर बनाएंगे। ठीक है। तो मैक्सिको में भी इलेक्शन होता है, हर 6 साल पे एक बार वहाँ इलेक्शन होता है। कब से हो रहा है ये? 1980 से। लेकिन दिक्कत क्या है कि वहाँ पे एक ही पार्टी जिसका नाम है PRI, वो इलेक्शन जीतती है। एक ही पार्टी है, वही चुनाव लड़ती है। सिंपल सी बात है, कोई ओपोजिशन है नहीं तो वही जीतेगी। तो ऑब्वियसली क्या यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुआ? बिल्कुल नहीं। माल प्रैक्टिसेस होता है कि मतलब उनको लगता है कि हम हारने वाले हैं तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर देते हैं, डोनेशंस दे करके, करप्शंस कर करके अपनी पार्टी को जितवा देते हैं। और वहाँ पे जो फ्रीडम है लोगों के पास, पोजिशंस वाले, अपोजिशन का मतलब ऐसी ऐसा जो पॉलिटिकल पार्टी जो करंट में पावर में पार्टी हो, उसका क्या करे? अपोज करे, उसकी नीतियों का, उसके पॉलिसीज का क्या करे? अपोजिशन करो, अपोजिशन बोलते हैं। तो उनके जो है
पावर्स को, उनके फ्रीडम को क्या करते हैं, डिनाई कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि उनके पास भी कुछ राइट होने चाहिए। तो ये दोनों कौन कौन से, चाइना और एक कंट्री के मैक्सिको, इलेक्शंस होते हैं लेकिन चूंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। चौथा चौथा कैरेक्टरिस्टिक ये होना चाहिए कि जो भी डेमोक्रेटिक पीपुल हैं वहाँ पे जितने भी एडल्ट सिटीजन है ना, अब एडल्ट सिटीजन का मतलब युवा, उनके पास, हर एक एडल्ट सिटीजन के पास एक वोट होना चाहिए। एक वोट होना चाहिए हर एक एडल्ट के पास। और इस एक वोट की वैल्यू जो है, अगर दूसरा वाला जो व्यक्ति भी दे रहा है, इनकी दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। और ईच एडल्ट सिटीजन्स के पास, उस कंट्री के जो ईच एडल्ट सिटीजन है, इंडिया की बात करें तो ये एडल्ट किसको माना जाता है, जिसकी उम्र 18 साल हो जाती है उसको एडल्ट माना जाता है। ये वोट दे सकते हैं। अदर कंट्री में अलग अलग नियम हो सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक, अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वहाँ पर अगर इलेक्शन हो रहा है तो हर एक एडल्ट सिटीजन्स के को कितनी मिलनी चाहिए, उनके पास एक वोट होना चाहिए। उस वोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी क्यों, पॉलिटिकल इसलिए बोल रहे हैं कि हमको किसी को चुनने का मौका मिल रहा है। और इक्वालिटी इस बात का कि आप महिला हैं पुरुष हैं, आप महिला हैं पुरुष, दो ही जेंडर हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर तो 3 जेंडर हो सकते हैं। सबके पास इक्वालिटी है, सबको हम इक्वल ट्रीट कर रहे हैं। यानी अगर एक ट्रांसजेंडर ने वोट दिया तो उसकी भी वैल्यू एक ही है, अगर किसी वुमेन ने वोट दिया तो उसकी भी वैल्यू एक ही है, किसी मेन ने वोट दिया तो उसकी भी वैल्यू एक ही है। इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ये डेमोक्रेटिक कंट्री में होनी चाहिए। लेकिन कुछ कंट्री हैं जैसे सऊदी अरबिया, कहाँ पड़ेगा ये, वेस्ट एशिया में पड़ेगा। एस्टोनिया कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट में। 3 कंट्री मिलेगा आपको, नॉर्थ ईस्ट यूरोप में जाएंगे आपको 3 कंट्री मिलेंगे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। और वो नॉर्वे, फिनलैंड, फिनलैंड के साउथ में पड़ेंगे बेसिकली, ये कंट्री वहाँ मिलेंगे। फिजी मिलेगा आपको कहाँ पे, ये फिजी मिलेगा आपको, ये फिजी मिलेगा इंडियन ओशियन में। कहाँ मिलेगा, इंडियन ओशियन में, ऑस्ट्रेलिया के पास में मिलेगा आपको कंट्री। तो यहाँ पे जो है, यहाँ की जो गवर्नमेंट्स होती है लोगों को वो सारे राइट्स नहीं देते। मतलब कि जो पॉपुलेशन है तो कुछ सेक्शंस को, जैसे किसी कंट्री में वुमेन्स को राइट नहीं है, किसी में है कि इस एज से कम है, आपके पास ज़्यादा वेल्थ नहीं है, आप धनी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो आपको जो वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन है किसमें, सऊदी अरबिया, जहाँ से आप, सऊदी अरबिया में क्या कंडीशन है, यहाँ जितने भी वुमेन्स हैं इनको वोटिंग राइट नहीं है। और फिजी में क्या कंडीशन है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं को राइट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि वो डिनाई कर देती है वोटिंग रेंज का सर्टेन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। तो इन दोनों कंट्री को क्या डेमोक्रेटिक कंट्री बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो 3 चीज़ें, हम 4 चीज़ हमने देखी। पहला चीज़, फिर रिविजन कर लेते हैं, क्विक रिविजन। पहला ये कि जो भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसमें रूलर हैं, उनका इलेक्शंस किसके द्वारा होना चाहिए, पीपल के द्वारा। दूसरा, जो डिसीजन मेकिंग पावर है उन्हीं लोगों के पास होना चाहिए जिनको पब्लिक के द्वारा चुना गया है। तीसरा ये कि उस वहाँ पे जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। चौथा ये कि हर एक व्यक्ति, एडल्ट सिटीजन के पास एक वोटिंग राइट होना चाहिए, और वोटिंग राइट जो है सबका इक्वल होना चाहिए। बात आ गई समझ में सबको। थैंक यू।